गुड आफ्टरनून, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो कैनिंग का डिप्लोमा है इसका फ्यूचर एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स ने इसको कर लिया है और जो इसको करने का सोच रहे हैं या ऑन जॉब हैं, तो इसकी क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ है या क्या इसको इसके ड्रॉबैक्स हैं, ये हम इस सारे पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप इसमें आखिरी तक बने रहिए और इसमें आखिरी तक बने रहिएगा आप। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी इसमें। और देखिए, जो भी इसमें जो ये डिप्लोमा रहता है, जैसे हम लोगों ने ये जो जो भी इसको स्टूडेंट या तो करने वाले होंगे या इसको कर चुके होंगे, जो ट्वेल्थ साइंस के बाद जैसे ट्वेल्थ में पीसीएम है या पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से जो स्टूडेंट करते हैं वो एलिजिबल होते हैं इस डिप्लोमा के लिए, जो कि जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा इसको कराया जाता है। इसमें 2 सेंटर्स हैं आपका। पहला सेंटर कुमाऊं रीजन के जो एक सेंटर है कुमाऊं रीजन पे है, ये है आपका रामनगर पे। और दूसरा जो सेंटर है वो है कोटद्वार में, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में जो आता है कोटद्वार पे, वहाँ पे आपका ये वाला सेंटर है, जहाँ से 10 सीट्स आपका कैनिंग की यहाँ पे होती हैं और 10 सीट वहाँ पे रहती हैं आपका रामनगर पे। तो इसको यहाँ पे आप मेरिट बेसिस पे भी इसको एडमिशन लिया जाता है। और मैं इस वीडियो में मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करूँगा। और मैं कुछ कैंडिडेट्स की भी, मैं कल ही एक स्टूडेंट हैं, एक ऑन जॉब कैंडिडेट हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया, तो एक मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी और वो भी मैं सारे एक्सपीरियंस डिस्कस करूँगा। और सबसे पहले मैं अपने गुरुवर श्री एस के नवानी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उनके एफर्ट से जो मुझे जो कैनिंग फूड प्रोसेसिंग या जो फूड लाइन को जो मेरे को समझ में आया, जो उन्होंने जो समझ पैदा की हमारे बीच में, या मुझे जो फूड प्रोसेसिंग का जो एक इससे प्रेम उत्पन्न हुआ, जो आज तक भी जो एक इस तरह का सब्जेक्ट बना, जो भुला ही नहीं भूलता है, चाहे हम किसी भी उसमें चले जाएं, किसी भी फील्ड में चले जाएं, लेकिन फूड प्रोसेसिंग जो है वो दिल और दिमाग में इस तरीके से बैठा हुआ है कि वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जैसे अगर मान ली मैं फूड प्रोसेसिंग में जब भी नहीं होता हूँ, या मान लीजिए अभी इंडस्ट्री जॉब में नहीं हूँ मैं, तो तब भी क्या होता है कि एक मैं खुद से एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने घर पे पिकलिंग कर लेता हूँ और प्रोसेसिंग, और जैसे जो अपना जितना कर सकता हूँ मैं उसको हमेशा करता हूँ। एक इंटरेस्ट रहता है और जो न थकाने वाला जो इससे मुझे वो मिलता है एनर्जी मिलती है इस सब्जेक्ट को आपको पढ़ाने के लिए। आप लोगों ने भी बहुत सारा मुझे जितना मोटिवेट किया है इन वीडियोस बनाने के लिए। और जो हमारे सर हैं, जब भी हमें कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हमेशा उनका गाइडेंस रहता है। नवानी जी बहुत ही अच्छे टीचर हैं और एक बहुत अच्छे मेंटर हैं और एक अच्छे इंसान हैं, जिनकी वजह से हम और काफ़ी मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी हैं जो अच्छी जगहों पे हैं, अच्छे मैनेजर्स हैं। मैंने काफ़ी और जब मैं फूड इंडस्ट्री फूड लाइन में था, तो मैंने अपने सीनियर्स देखे थे, जैसे पतंजलि में देखे थे, तो वहाँ भी हमारे कॉलेज के पास आउट थे। और दूसरी वो थे, जैसे इधर काफ़ी और भी मैं जिन इंस्टीट्यूट्स में मतलब जिन फैक्ट्रीज़ में गया था, वहाँ पे भी मुझे वो मिले थे, वहाँ के प्रोडक्ट्स मिले थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे के सारे जहाँ भी फूड लाइन है, तो 95% कैंडिडेट्स जो हैं ऑन एक्सपीरियंस बेसिस और अपनी पढ़ाई के बेसिस में, कुछ अपनी पढ़ाई, ज़्यादातर लोग अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बड़े टॉप पोजीशंस में पहुँचे हुए हैं। वो फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं और अच्छे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और मैं अपने बैच के और टीचर्स को भी बहुत वो मानता हूँ, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे उस समय वो सिंह साहब थे, डीबी सिंह सर थे। और दूसरे वाले उसमें कुकरी में वो टीचर्स भी हमें
बहुत ज़्यादा मोटिवेट हमें टॉपिक क्लियर करने, और जिस चीज़ में हम डिमांड करते थे उस टॉपिक पे हमें वो हमारे, क्योंकि जो कैनिंग बेकरी जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं, तो वहाँ भी क्या है मर्ज करते हैं, हमारे सब्जेक्ट के टॉपिक करते हैं, तो वो लोग भी हम लोगों को गाइड करने, लेक्चर देने, लेक्चर हम उनसे लेते थे और रिक्वेस्ट करते थे, बहुत अच्छे से हम लोग सब सीखते थे। तो वो थे, और त्यागी सर थे कुकरी से, और थपलियाल सर थे जो अब नहीं रहे अभी, और बिष्ट सर भी थे। तो और धस्माना मैडम थी, कांति धस्माना मैडम, जो अभी भी एट प्रेजेंट वर्किंग हैं कोटद्वार वाले इंस्टीट्यूट से। मैं भी कोटद्वार गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर का पास आउट हूँ, और मेरे साथी भी अभी अच्छी अच्छी जगहों पे जॉब कर रहे हैं, काफ़ी सारी एमएनसीज़ में वर्क कर चुके हैं कुछ स्टूडेंट्स, और कुछ ने अपना स्टार्टअप भी खोला हुआ है। और मैं दिन प्रतिदिन मैं उनके जो माइलस्टोन्स हैं अचीव करने की, वो सक्सेस देखता हूँ। और ये फ्यूचर में ये भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग भी जो नए जूनियर्स हैं, और कुछ मैंने इस दौरान जब मैंने ये जो ये पेपर के तैयारी के लिए जो ये कोर्स चलाया है, इसमें बहुत सारे नए यंगस्टर्स जुड़े हुए हैं। मैं उनकी एनर्जी से और सब्जेक्ट के प्रति उनके समर्पण से और उनके लर्निंग बिहेवियर पैटर्न को देख के भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और अब मैं ये वीडियो शुरू करना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इसमें हमारी जर्नी है, जो जैसे हम डिप्लोमा 12th पास करते हैं, 12th पास के बाद यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो जैसे मैं भी यहाँ मैंने अखबार के माध्यम से यहाँ पे अपना वो देखा था। मैंने न्यूज़पेपर की जो कटिंग होती है, वो मैंने उसको देखा था, और उसमें मैंने उसकी कटिंग देखी, जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग देखी, तो मैंने कॉल किया। और ये एक कोइंसिडेंस ही था कि जो जिस तरीके से मैंने उसमें कुछ 5-7 दिन बचे हुए थे, मैंने कॉल किया, सर लास्ट डेट कब है? उन्होंने कहा था बेटा अब ऑनलाइन कॉल हम पोस्टेज नहीं कर सकते, पहले पोस्ट करके फॉर्म मंगाया जा सकता था। उन्होंने कहा अब अगर आप यहाँ आके भर के इसको चले जाएंगे तो आप इस डिप्लोमा को कर सकेंगे। तो मैं चला गया था, मैं कोटद्वार जाके, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, जो रामनगर का इंस्टीट्यूट था वो बंद हो गया था किन्हीं कारणों से, अब दोबारा री ओपन हो चुका है, काफ़ी साल हो गए हैं, वो भी पैरेलली वर्क कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे बंद था, तो कोटद्वार ही मैं गया और वहाँ जाके भर के आया। तो कुछ दिन बाद मुझे काउंसलिंग के लिए लेटर आया, और उन्होंने बताया कि अब आपकी काउंसलिंग है। काउंसलिंग के बाद हम जिस दिन काउंसलिंग में बैठे थे, और काउंसलिंग के बाद हमसे पूछा गया था कि जो ये कैनिंग है, आप किससे क्या उम्मीद रखते हैं? कल के दिन आप ये मत कहिएगा कि आपको इसमें आप गवर्नमेंट जॉब के लिए डिमांड करें, क्योंकि पिछले 10 साल से नहीं, 10 साल से भी नहीं, 1990 से, हमने 2011 में किया था, तो 1990 से इसमें कोई भी अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। और ये सुन के ये थोड़ा सा डिसहार्टनिंग था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया कि इसको कंटिन्यू किया, क्योंकि हमें हॉर्टिकल्चर में का बैनर था इसमें, कि हमें ये भी सुनने को पता था कि हॉर्टिकल्चर का बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, इसलिए उसे करना चाहिए। तो हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी, लेकिन हमने कर लिया। लेकिन जब बाद में हमने उसको किया, तो अब हमें उसका ये तो पता, हम डर के मारे, ये तो पता था कि भाई कल के दिन हमें इससे फ्यूचर, हमारे ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्या होता है, वो डर होता है कि कल के दिन हमारा सेफ सिक्योर इसका फ्यूचर होगा या नहीं होगा। तो फिर भी हमने इसको किया, और हमारे जो टीचर्स थे उनका हमने जो हमारे नवानी सर थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से उसको पढ़ाया, सब्जेक्ट समझाया। तो हमें गाइडेंस किया कि आप ट्रेनिंग में अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करेंगे, अच्छी इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। और उन्होंने पूरा हमारा इसके बाद ट्रेनिंग की इंतज़ाम किया, और जहाँ 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 अच्छा हमें सीखने को मिल सकता था, वहाँ वहाँ हम सारे स्टूडेंट्स को भेजा। तो उसके बाद हमने ये पाया कि जो हमारा जो है उसके बाद तो मैंने ये सोचा कि जैसे फ्यूचर में हमें, क्योंकि फ्यूचर में बीएससी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने भी बीएससी करने का सोचा। और वो मैंने ऑन जॉब में उस समय उसके बाद मेरा प्लेसमेंट स्वदेशी आयुर्वेद में फूड प्रोसेसिंग में, जहाँ आंवला कैंडी प्रोसेसिंग और जो ये है जो शरबत मेकिंग है, स्क्वैश मेकिंग होती है, जो सिरप मेकिंग होती है, उसमें उस प्लांट में मेरी पहली वो थी
और बहुत सारी चीज़ें मुझे वहाँ से सीखने को मिली फूड प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद मैंने खुद का वो सीखा था, खुद का स्टार्टअप शुरू किया। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो इसकी वैकें और हमारी बहुप्रतीक्षित इसकी वैकेंसी आ गई। जैसे हमने कंप्लीट किया था 1 साल के अंदर हमारी, जैसे हमने कंप्लीट किया था तो इसकी वैकेंसी आ गई थी। तो इस दौरान मैंने सोचा था कि भाई और चीज़ में हो ना हो लेकिन कैनिंग में हो जाए। इसी आशा में और स्टूडेंट्स भी हैं अभी जो कि तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तो जैसे अब यहाँ पे हमने देखिए कि 12th साइंस पीसीएम, हमारे साथ कुछ पीसीएम के बच्चे हैं, कुछ पीसीबी के बच्चे हैं, और हमने पीसीबी के हैं तो कर लिया। मैंने उसके बाद उसमें उसके लिए और एग्ज़ाम में भी किया। जैसे मैंने डिफेंस में के लिए तैयारी की, क्योंकि पेपर आने में जैसे अभी भी ये आगे बढ़ रहा है पेपर, तो उस समय भी पेपर आगे बढ़ा हुआ था। तो मैंने उस समय और दूसरे तैयारी में भी चालू की, जिससे मेरा डिफेंस में हो गया था। मैंने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ज्वाइन की। लेकिन उसके 6 महीने बाद फिर मेरा हायर एजुकेशन में लैब असिस्टेंट के लिए मेरा जूलॉजी बॉटनी दोनों में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। और उस टाइम पे मैंने ये ज्वाइन कर लिया था। ये डिग्री कॉलेज पे मैंने इसको ज्वाइन किया। और उसके बाद भी मैंने, क्योंकि मैं जिस समय अपने फूड इंडस्ट्री में था तो मैं अपने उनके सीनियर्स के टच में था। और जो भी फूड सेफ्टी ऑफिसर आते थे वो लोग भी हमें काफ़ी मोटिवेट करते थे। और मैंने सोचा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में कुछ किया जाए, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई वो करी, रेगुलर रखी। तो पढ़ाई रेगुलर रखने से आप भी पढ़ाई रेगुलर रख सकते हैं। कल मेरे एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो वो अभी कोक में अच्छे पद पे वो हैं, अच्छे उसमें डिप्लोमा बेसिस पे हैं। उन्होंने बीकॉम किया हुआ है, जबकि अदर सब्जेक्ट से किया हुआ है। और वो मेरे से कह रहे थे कि सर मैंने अलग अलग वो लाइन चुन ली है, लेकिन इसमें देखिए बहुत अच्छा हुआ है। अगर मेरे पास इसमें ये एमएससी होती तो मुझे अभी उन्होंने बताया जैसे 35,000 मिल रही है। लेकिन आगे को अगर मैं एमएससी रहता तो मेरे को उसमें कम से कम मुझे उसमें 55 से 60 हज़ार रुपये सैलरी मिलती। तो मैंने उनको अपने एक्सपीरियंस से ये बताया कि भाई आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी भी कर सकते हैं और एमएससी भी कर सकते हैं। और आपको क्या होता है, और उन्होंने कहा कि सर आप ये बताइए कि इसमें पास होने की गारंटी है क्या, तो किस तरीके से हो सकता है जिसमें पेपर ना देना पड़े और कुछ इस तरीके के साथ आप मदद कर सकते हैं करके। तो मैंने उनसे कहा भाई पास होने की तो गारंटी मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके कुछ अलग से नॉर्म्स हैं। आपको पेपर देना होगा, तैयारी करनी होगी। और लेकिन ये नहीं, और क्योंकि मैंने भी अपनी जॉब के दौरान ओपन से ही तैयारी की, क्योंकि उस समय रेगुलर नहीं किया जा सकता था, जिसका 2 साल गैप हो जाता था। मेरा पहले गैप था तो उस कारण मैं कोचिंग करता था, आकाश से मैंने कोचिंग की थी, तो इसलिए मेरा गैप था। और उसके बाद जैसे ही तो उन्होंने कहा कि सर ये जैसे ओपन से कर लिया, ओपन से कर लेंगे तो पास होंगे, या आप कुछ मतलब आना ना पड़े, इस तरीके कुछ हो सकता है। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया था ओपन में, तो वहाँ के मैंने भी यही क्वेश्चन मेरा वहाँ के जो क्लरिकल स्टाफ था जो फॉर्म भर रहे थे उस कॉलेज, हमारे कॉलेज से, तो मैंने उन सर से पूछा सर पास होने की गारंटी है। उन्होंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया था कि भाई जिसने भी असाइनमेंट बना दिए, खुद से जो असाइनमेंट बनाता है वो कभी आज तक फेल नहीं हुआ। ये उनका एक्सपीरियंस था। यही एक्सपीरियंस मैंने उनके साथ शेयर किया कि आप क्या कीजिए, आप बीएससी ओपन से डाल दीजिए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से। आप किसी भी स्टेट से, आप मतलब किसी भी जगह से जहां आपका होम टाउन है या कहीं से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप एक जगह स्टडी सेंटर बना लीजिए अपना होम टाउन पे, और उसके बाद आप जहाँ भी उत्तराखंड में कहीं पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं उसका, उत्तराखंड के अंदर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वो अपनी जो ऑन जॉब स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं, और कल के दिन अच्छी वो ले सकते हैं जॉब में। मैं अपना अच्छी सैलरी बना सकते हैं, और प्रोडक्शन मैनेजर की ओर वो जा सकते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर में आपको बनने के लिए थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ता है, आपको मैनेजर वाली लाइन में जाना है, सुपरवाइजर में वरना आप रहेंगे अगर लाइफ टाइम तो आपका शोषण किया जाएगा, और आपको ऑफिसर्स वाली जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो नहीं दी जाएंगी। अगर आपको प्रोडक्शन मैनेजर बनना है,
प्रोडक्शन मैनेजर बनना है तो कुछ आपके पास एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको बता दूं, जो हमारा बैच था उसमें से 80% बच्चे जो थे वो अमेरिकन इंग्लिश जो कोटद्वार पे है वहाँ पे उन्होंने एनरोल कर लिया था हम सब ने, और काफ़ी उन सब ने अच्छी इंग्लिश सीखने का प्रयास किया था और हम लोग सक्सेस भी हुए थे, क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चों को वहीं इंग्लिश प्रैक्टिस कराने का मौका भी मिला और उन्होंने जॉब भी ऑफ़र की थी हमें जाते जाते। तो लेकिन हमारी मंजिल कुछ और थी, इसलिए हमने वहाँ से इंग्लिश तो सीख ली। और इसी तरीके से आपको कंप्यूटर के स्किल भी आने चाहिए, जैसे वर्ड, एक्सेल, ये चीज़ सीखनी है आपने। और इससे क्या होगा, आप अपने आप को क्या करेंगे, मजबूत कर पाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं आपके, जो और स्टूडेंट हैं आपके जैसे जो बीएससी कर चुके हैं या एमएससी कर चुके हैं, इसके बाद मैं आपको इसकी बीएससी और एमएससी की वैल्यू बताता हूँ। एमएससी अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर, जैसे केंद्र सरकार है हमारा, मैं आपको एक बार क्लीन करके इसको बता देता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। जैसे जो मैंने एक ट्रेंड और देखा इसमें, जब आया था, मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो मैंने वहाँ पे अपने वहाँ पे टी स्टॉल थे जो, या जहाँ पे वहाँ पे एक बार्बर की शॉप है, अभी भी आप गुरुद्वार में देखा होगा। तो हमारी पहली क्यूरियोसिटी ये थी उनसे जाना हमने कि आज तक यहाँ से कोई जॉब में लगा। या दूसरा हमारा ये ऑब्जर्वेशन था कि जो स्टाफ हमने ये कहते थे कि भाई स्टाफ वालों के बच्चे या कोई और यहाँ से कोई, उनसे हमने ये पूछा कि यहाँ से आज तक कोई जॉब लगा, क्योंकि 1990 से तो कोई वैकेंसी आई नहीं थी, उस समय कोई निकला नहीं था। और उसके बाद जो 2014 में जो इसके फॉर्म निकले थे, उसके बाद रेगुलर ये 16 में भी निकले, और ये फिर अब निकले तीसरी बार, अभी निकले। अभी फ्यूचर में 29 में और वैकेंसी हैं, क्योंकि और ज़्यादा रिटायरमेंट्स हैं। तो हमने ये देखा कि बाद में कोविड के टाइम पे अब मेरी ये खुद की ऑब्जर्वेशन है कि पहले तक क्या था कि इसको कोई भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारा टाइम हो चुका था, और जो करते भी थे तो उसका जो हमारे सीनियर्स थे, हमारे एक सिर्फ सर नवानी सर के अलावा हमें कोई पॉजिटिव बातें नहीं बताया करते थे। वो कहते थे तुम अपना टैलेंट क्यों वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जब मैंने अपनी जर्नी के दौरान देखा कि भाई ये जो, क्या वाकई में हमने अपना टैलेंट वेस्ट किया या कोई चीज़ अर्न की या कोई चीज़ लर्न की हमने। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, अगर हमने अपने जो डिप्लोमा है कैनिंग का, अगर इसको भुनाना है वाकई में, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम इसको ओपन से हम इसके लिए अपनी एजुकेशन पूरी कर लें। आप एमएससी कर लें, एमएससी या तो आप माइक्रोबायोलॉजी से कर लें या केमिस्ट्री से कर लें। आपको अगर आपको केमिस्ट्री कठिन लगती है तो आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी भी चूज़ कर सकते हैं। इससे आप केंद्र में सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और या टेक्निकल ऑफिसर, मैं आपको दिखा भी देता हूं स्लाइड में, देखिए। आप अगर एमएससी करते हैं तो सेंट्रल में आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर आप बन सकते हैं। और दूसरी ब्रांच है इसमें फूड एनालिस्ट की, जूनियर फूड एनालिस्ट और सीनियर फूड एनालिस्ट, इसमें 2 कैटेगरी हैं। जूनियर फूड एनालिस्ट का एमएससी आपका केमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी से, तो आप एग्ज़ाम देंगे, एक फूड माइक्रोबायोलॉजी का पेपर होगा और एक आपका फूड केमिस्ट्री का होगा। इसमें क्या होता है, और एफएसआई के नियम होते हैं जो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इस तरीके का एक एग्ज़ाम होता है, इसको क्वालिफाई करेंगे 2 पेपर आप, तो उसके बाद आपको 3 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए मदर डेयरी या अमूल या इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में एफएसएसआई के द्वारा ही भेजा जाता है, और उसमें 20,000 रुपये के आसपास उसमें स्टिपेंड मिलता है। और इस जो जूनियर फूड एनालिस्ट है, आप अगर मेरे शॉर्ट्स में अगर देखेंगे तो मैंने उसको भी 59 रैंक से क्लियर किया था। तो मैं आपको अपनी रैंक नहीं गिनाना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो क्या करती है, हर अपॉर्चुनिटी एक कीमत लेके आती है। जैसे ही मेरा ये जूनियर फूड एनालिस्ट में हुआ, उसकी मेरी फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। तो एक साइड से किस्मत ने मुझे एक साइड से टॉफ़ी दी और एक साइड से तमाचा, क्योंकि अगर मैं फूड एनालिस्ट वाली लाइन ले लेता तो इसमें मैं अभी रिसर्च एनालिसिस करके, क्योंकि ये इसमें फ्यूचर उतना सिक्योर नहीं था, प्राइवेट जॉब था, इसलिए थोड़ा सा डर गया था मैं, इसलिए मैंने क्या किया, ज्वाइन नहीं किया उस समय। और स्टिपेंड भी नहीं था, तो वो लोग अपने आप वैसे देते थे कि 10 से 20,000 रुपये एफएसआई वाले बात करा देते थे उनसे, कंपनी वालों से। तो वो आपको 3 साल के लिए अपने यहाँ ट्रेनिंग में एनालिसिस में रख देते थे, जिससे कि आप जैसे कोल्ड ड्रिंक में जो भी केमिकल्स उसको एनालाइज करना अलग अलग, जैसे बीच में जो मैगी में जो बैन लगा था, वो एक फूड एनालिस्ट, सीनियर फूड एनालिस्ट की नॉलेज के वजह से पूरे समाज को बचाया गया था, पूरी दुनिया में हलचल हो गई थी उससे, उनकी नॉलेज से, कि लेड का कंटेंट
उसमें बहुत ज़्यादा पाया जा रहा था, इसलिए इसलिए उस फूड इंडस्ट्री को वापस ला लेना पड़ा था। इसलिए जो फूड एनालिस्ट की जो वैल्यू है वो बहुत रिस्पेक्टेबल है और हाई अर्निंग जॉब भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर माइक्रोबायोलॉजी और केमिस्ट्री से किया है तो अगर किया है या ओपन से कर लेते हैं तो आप इन दोनों पेपर के लिए क्या है एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद 3 साल के बाद आपका एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपको सीनियर फूड एनालिस्ट की डिग्री वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है और उससे आप एमएनसी और बड़ी बड़ी अच्छी रेप्यूटेड इंडस्ट्री में आप 80,000 से लेके 1.5 लाख 2 लाख अपर लिमिट कोई नहीं है। अगर आप विदेश भी जा सकते हैं इसके बलबूते। आपको अपना केमिस्ट्री है थोड़ा सा वो किया जा सकता कर सकते हैं आप। और जिन बच्चों को इस बारे में गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मैं बिल्कुल प्रेजेंट हूँ। और फ्यूचर में मैं आपके लिए कैनिंग के एग्ज़ाम होने के बाद मैं आपको केमिस्ट्री के लिए सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। और जो बच्चे इससे जुड़ना चाहेंगे आगे को भी जुड़ते रहेंगे तो मैं उनको गाइड करूँगा और उस तरीके की तैयारी कराऊँगा कि और इस तरीके का कंटेंट इसमें डालूँगा कि जिससे कि आप लोग बेनिफिट हों। और जो इसके दूसरी वाली ब्रांच मैंने जो बताई आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर, भाग्य से मैं कहता हूं कि मेरा इसमें भी मेरा इसकी भी मैंने स्क्रीनशॉट डाली हुई है। इसके भी प्री में मेरा सिलेक्शन हो गया था। जो मेंस होता है इसमें सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का, तो उसमें क्या हुआ कि मैं जॉब के कारण मैंने उस समय अपना उस समय मेंस की तैयारी नहीं की और ज़्यादा उसका ये पहली बार था 2019 में, तो इसलिए इसके कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं थे जो मेंस की तैयारी कराएं। और मैं अपने बिजी जॉब के कारण से उसकी तैयारी मेंस राइटिंग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाया। उस कारण से क्या हुआ कि मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाया और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने से की यात्रा पूरी नहीं कर पाया। इसलिए मैं बाकी स्टूडेंट्स को जो जूनियर्स हैं मेरे, और उसके बाद ये 21 में आया। 21 में क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो एज है वो 30 ईयर्स है और उसमें मेरे को 1 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा हो गए थे, तो इस कारण मैं 21 वाला नहीं 2021 में जो फिर से आया था उसको नहीं दे पाया। और तो ये जो फूड इंडस्ट्री की है, इसलिए फूड इंडस्ट्री कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है, दिल में है। इसीलिए मैं आप लोगों को भी गाइड करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसको क्या करें, अच्छे से इसका यूज़ करें। और एक और मैं आपको इसका वो बता देता हूँ। एक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूओयू से क्या कर सकते हैं, हम यूओयू से हम बीएससी कर सकते हैं। तो कल उस स्टूडेंट ने मेरे से ये पूछा था कि सर आप अपने सर से पूछ दीजिए या वहाँ कॉलेज से मेरे को पता कर दीजिए कि कितनी फ़ीस लगेगी। तो मैंने उनसे पता किया तो बीएससी के लिए आपका 8,000 रुपये, मतलब उसमें क्या है कि 6 से 8,000 रुपये के आसपास पर सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर हैं। तो लगभग 42,000 में 3 साल में 42,000 रुपये आपका खर्चा आता है। और इसमें आपको और आप इसमें ऐसा नहीं हर 6-6 महीने में एग्ज़ाम होते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको 1 साल में उसको बैक में करके एक साल में आके भी आप पूरे एग्ज़ाम पूरे कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसको पास आउट कर सकते हैं। और आप अगर असाइनमेंट अगर ध्यान से बनाएंगे तो आप फेल नहीं होंगे। ये मेरा तजुर्बा है, ये गारंटी है कि अगर असाइनमेंट आप ध्यान से बनाते हैं तो वही पेपर उसी तरीके के उससे मिलते जुलते क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो आप फेल नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखिएगा। और एमएससी की भी 18,000 रुपया 1 साल की है, शायद 36,000 में वो भी कंप्लीट हो जाती है एमएससी भी। और इसमें क्या होता है कि जो अब प्रैक्टिकल की बात है, आपने ये सोचा होगा कि भाई ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इससे करने के लिए क्या होता है 7 डे वर्कशॉप होती है। 7 डे में से 5 डे भी आके चल जाता है, क्योंकि इतना जो कोई इंडस्ट्री वर्कर है तो वो लगभग बीएससी में तो 2 से 3 दिन में चल जाता है इतना करके। बाकी एमएससी वाले में 7 डे रहती हैं, 7 डे में 5 पर ईयर रहती है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप कंप्लीट करके आपको प्रैक्टिकल करना भी सिखाते हैं। लास्ट दिन वाइवा और एग्ज़ाम लिया जाता है उसी प्रैक्टिकल का। तो आप क्या कर सकते हैं, अपना बीएससी एमएससी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। ये कंप्लीट गाइडेंस है, ये कोई हवा में खोखली बातें नहीं है, क्योंकि इससे मैंने भी किया हुआ है और मैं आपको इसीलिए बताता हूँ। यहाँ कोई ये धोखाधड़ी नहीं है या कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं है इसमें हमारा मेरा कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ या यूओयू का कर रहा हूँ। ये बस क्या है कि भाई जो कैनिंग का डिप्लोमा को अभिशाप लेके मानते हैं कि अब हम फ्यूचर में बड़ी पोस्ट में नहीं जा सकते हैं, तो ये उनकी नींद खोलने के लिए है, कि उनको बता देने के लिए है कि भाई अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप अगर ओपन से भी करते हैं तो आप तब भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। वो बस आपका जज्बा है जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाएंगे। वरना अच्छे इंस्टीट्यूट से जो पढ़ाई करके आए हैं वो भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप
आप अगर ठान लें, सोच लें, तो आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरीके से गलत लोगों के गलत गाइडेंस से, इससे कई लोग, कई सीनियर्स ऐसा बताते हैं कि तुम फंस गए हो, कैनिंग का फ्यूचर कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बस आपके इरादे सही होने चाहिए और आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अपने जो आपके जो गुरुजन हैं, आपके जो टीचर्स हैं, अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप कभी भी वो आपको कभी गलत डायरेक्शन में नहीं भेजेंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैंने आपको डिप्लोमा जॉब वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर अलग अलग उसमें भी चले गए हैं तो वो दोबारा वापस आ सकते हैं। और मैं उस स्टूडेंट का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये स्टूडेंट का नाम लेके पर्सनल आइडेंटिटी वो करना ठीक नहीं है। और बहुत सारे मॉक वाले स्टूडेंट मैंने देखा, या मेंटरशिप में कुछ बच्चे मेरे से जुड़े हैं, तो वो बच्चे मैंने देखा कि कोई कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है, कोई उससे, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैनिंग की बहुत डिमांड है और इसमें अच्छा फ्यूचर है। और गवर्नमेंट जॉब तो जल्दी पाई जा सकती है, प्राइवेट में भी आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है। कोक और पेप्सिको में मैंने आपको उदाहरण दे के बता दिया है। और एमएससी करने और बीएससी एमएससी आपने कभी भी की हो तो आप इससे क्या कर सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, अपने स्किल्स पे काम कीजिए और अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे इंग्लिश और ये कंप्यूटर, मैंने ये स्किल्स है, अपना लैंग्वेज अच्छा सुधारिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और आप ज़रूर एक दिन बड़े मुकाम हासिल करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मोटिवेटिंग लगा होगा। और आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको फ्यूचर के बारे में अपने कोई भी शंका चाहिए, तो उसका समाधान करने के लिए मैं तैयार हूँ। जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसमें बताऊँगा। और आगे से भी और किसी कोई ज़रूरत हो और आपको कोई अपने फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनली भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और थैंक यू। आप आप अच्छे से सीखिए। थैंक यू।